और चलिए अब शुरुआत करते हैं 3 के सवाल की। बिहार में अगले कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इससे पहले चुनाव आयोग ने बिहार मतदाता सूची का SIR अभियान चलाया। विशेष गहन जो पुनरीक्षण हुआ है उसका जो पहला चरण है वो पूरा हो गया। अब फर्स्ट फेज के बाद आज संशोधित वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट जो है वह जारी कर दिया गया। इसे चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर भी जाकर चेक किया जा सकता है, वहां पर भी अपलोड हो चुका है। हालांकि ये कोई अभी फाइनल लिस्ट नहीं है। नई लिस्ट जारी होने के बाद किसी मतदाता को वोटर लिस्ट में नाम जुड़ने हटने का गलत जानकारी को लेकर शिकायत जो है वो कर सकते हैं, तो वही उन्हें सुधार का एक मौका भी जो है वो मिलेगा। इसको लेकर 2 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक विशेष कैंप लगाए जाएंगे, जहां पर मतदाता अपने दावे और आपत्तियां वहां पर दर्ज करवा सकते हैं। 30 सितंबर को आखिरी वोटर लिस्ट आएगी, तो वहीं संसद का मानसून सत्र SIR के मुद्दे पर पूरी तरीके से धुलता हुआ दिखाई दे रहा है। संसद में कामकाज पूरी तरीके से ठप है। लगातार संसद सत्र के 10वें दिन विपक्षी सांसदों ने SIR पर चर्चा की मांग को लेकर संसद के बाहर प्रदर्शन किया। वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट जारी होने के बाद सियासी संग्राम और तेज हो गया है। राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन पर तीखा हमला किया और चुनाव आयोग पर वोट चोरी करने का आरोप तक लगा डाला। और ऐसे में देखिए कि सरकार बार बार कहती है कि SIR का मामला चुनाव आयोग का है और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी लंबित है। ऐसे में चुनाव आयोग भी ये कह रहा है कि अगर कोई नाम छूट गया है तो भी 1 महीने का वक्त है, लेकिन विपक्ष लगातार उसे मुद्दा बना करके विरोध प्रदर्शन कर रहा है। जिस संसद में जनता के मुद्दों पर बातचीत होनी चाहिए, वहां देखिए सियासत हो रही है। आखिर ऐसा कब तक होगा? विपक्ष को किस बात का डर है? क्या विपक्ष इस मुद्दे के जरिए तुष्टीकरण की राजनीति कर रहा है? वोट चोरी हो रही है और अब हमारे पास ओपन एंड शट प्रूफ है कि इलेक्शन कमीशन वोट चोरी में इन्वॉल्व है। और मैं लाइटली नहीं बोल रहा हूं, मैं 100% प्रूफ के साथ बोल रहा हूं, ठीक है। और आप सबको पता लग जाएगा, जैसे ही हमने ये रिलीज किया पूरे देश को पता लग जाएगा कि इलेक्शन कमीशन वोटर चोरी करा रहा है। किसके लिए करा रहा है? किसके लिए करा रहा है? बीजेपी के लिए करा रहा है। स्टेट लेवल पे हमें लगा कि यहां पे चोरी हुई है। वोटर एडिशन हुआ था, 1 करोड़ वोटर्स ऐड हुए थे। फिर हम थोड़ा डिटेल में गए, हमने कहा देखो अब इलेक्शन कमीशन तो मदद नहीं कर रहा है, तो थोड़ी ग्रैन्युलैरिटी में जाना है, गहराई में जाना है। तो हमने अपना ही इन्वेस्टिगेशन करवाया, उसमें 6 महीने लगे और जो हमें मिला है वो एटम बॉम्ब है। मतलब एटम बॉम्ब है, फटेगा तो आप इलेक्शन कमीशन आपको दिखेगा नहीं हिंदुस्तान में। और मैं ये बड़ी सीरियसली बोल रहा हूं, जो भी ये काम कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्शन कमीशन में जो भी ये काम कर रहे हैं, राइट फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम, आप एक बात याद रखिए, आपको हम छोड़ेंगे नहीं। कुछ भी हो जाए हम छोड़ेंगे नहीं आपको, क्योंकि आप हिंदुस्तान के खिलाफ काम कर रहे हो। ये ट्रीजन है और कम, इससे कम नहीं है। पूरे देश के लिए, खास करके अभी बिहार के लिए, वो लोकतंत्र में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो है, स्पेशल इंटेंसिव डिलीशन में तब्दील हो रहा है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश के बावजूद जो जिन डॉक्यूमेंट्स का, आधार कार्ड का जिसका सैचुरेशन सबसे ज्यादा है, उसको अभी तक भी चुनाव आयोग मैं समझता हूं कि एकोमोडेट नहीं कर रहा है। उसकी वजह से प्रति विधानसभा क्षेत्र जितने लोगों के नाम डिलीट हो रहे हैं, ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। पता नहीं चुनाव आयोग को किसकी स्क्रिप्ट पकड़ा दी गई है, क्योंकि ये इस तरह का चुनाव आयोग जिसमें बांग्लादेश के चुनाव आयोग की बू आती है, उनके मातहत कोई भी चुनाव मैं समझता हूं फ्री एंड फेयर होने की संभावना खत्म होती है। इसलिए 3 के सवाल में पहला सवाल है, SIR का विपक्ष आखिर विरोध क्यों कर रहा है? और वहीं देखिए कि दूसरा सवाल, ड्राफ्ट में सुधार के लिए 1 महीना फिर सवाल क्यों? वहीं तीसरा सवाल ये है कि इलेक्शन कमीशन के खिलाफ विपक्ष के पास कोई सबूत है या फिर ये सियासी शोर है?
और चर्चा करने के लिए देखिए हमारे साथ एक बड़ा पैनल जो है वो जुड़ चुका है, उनसे हम बातचीत का दौर शुरू करते हैं। हमारे साथ जो है खेमचंद शर्मा जी कुछ देर के बाद जुड़ेंगे, नेता बीजेपी का पक्ष रखेंगे, और जितेंद्र यादव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रोफेसर डॉक्टर विनीत सिंह जी प्रवक्ता एलजेपी के हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और डॉक्टर सुनील कौशिक जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सुनील जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जितेंद्र जी आपका रुख करते हुए, क्योंकि देखिए राहुल गांधी ने बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा हमने अपना एक सर्वे करा दिया और जो हमें मिला है वो ऐसा बॉम्ब है, जब फटेगा तो चुनाव आयोग दिखेगा नहीं। तो सर कब दिखाएंगे, कब? जब इलेक्शन खत्म हो जाएगा उसके बाद फिर आरोप लगाएंगे, जो महाराष्ट्र में भी किया था कि काफी टाइम के बाद आरोप लगाया था कि इतने ज्यादा जो है वोटर लिस्ट में लोगों को ऐड ऑन कर दिया गया था, वो भी 5 बजे के बाद। तो वक्त क्या लग रहा है कि चुनाव के बाद? निश्चित तौर पे राहुल गांधी जी ने जो कहा और उन्होंने जब जब इस देश को लेकर के भविष्यवाणी की, वह एक एक भविष्यवाणी सत्य होता प्रतीत हुआ है। राहुल जी ने पूरी चुनाव इलेक्शन कमीशन के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाया, तो निश्चित तौर पे उनकी जो कार्य प्रणाली है वो कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में है। जितेंद्र जी सवाल वो नहीं है, प्रश्न चिन्ह तो आप लोग काफी समय से लगा रहे हैं, लेकिन इस बात तो ये जिक्र कर दिया गया कि मेरे पास एटम बॉम्ब है, वो जब फटेगा तो चुनाव आयोग दिखेगा नहीं। तो सर फटेगा कब? दिखा तो दीजिए ना, कब तक सिर्फ आरोपों वाले गेम को खेला जाएगा? वो बम फटेगा, आप थोड़ा इंतजार कर लीजिए, निश्चित तौर पे बम फटेगा। जो देश के संवैधानिक संस्थाओं के साथ जिस प्रकार से खिलवाड़ किया जा रहा है, तो वक्त का इंतजार कर लीजिए, समय आते ही वो निश्चित तौर पे फटेगा। जितेंद्र यादव जी, बम कई तरह के होते हैं, एटम बम भी होता है, सूतली बम भी होता है। अब तो राहुल गांधी जी ज्यादा बेहतर तरीके से समझते होंगे कौन सा बम है। डेमोक्रेसी के अंदर वोट चोरी करने को लेकर एटम बम फटेगा, और ये लेकिन यहाँ तो वोट कट रहा है, एसआईआर में तो वोट कट रहा है, चोरी कहाँ हो रहा है? मैं आपको बता दे रहा हूँ सिन्हा साहब, हाँ। ये एटम बम की आवाज इतनी जबरदस्त होगी कि हिंदुस्तान के 140 करोड़ जो लोग हैं वो उसकी आवाज को सुनेंगे, और तब उन्हें एहसास होगा कि किस प्रकार लोकतंत्र के अंदर हारे हुए लोग वोट चोरी के माध्यम से सरकार बनाने का प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं बिहार के अंदर। ठीक है, डॉक्टर सुनील कौशिक जी से एक प्रतिक्रिया ले ले। डॉक्टर सुनील कौशिक जी, आप सुन रहे होंगे जितेंद्र यादव जी को कह रहे हैं, जो राहुल गांधी की बात है कि एटम बम है और जब फूटेगा तो फिर चुनाव आयोग नहीं दिखेगा। लेकिन इससे पहले भी मुझे ध्यान में है कि ईवीएम को लेकर कई सारे दावे किए गए। चुनाव आयोग ने एक ओपन कैंप कर दिया था 3 दिनों के लिए विज्ञान भवन में, और कहा था कि आके इसको हैक करके दिखाओ। राजनीतिक पार्टियां वहां दिखी नहीं थी। डॉक्टर सुनील कौशिक जी। तो सिन्हा साहब, वो तो पुरानी बात हो गई। अभी जब महाराष्ट्र को लेकर के जो आरोप चुनाव आयोग पर लगाया, चुनाव आयोग ने आमंत्रित किया था राहुल गांधी को, राहुल गांधी वहां नहीं पहुंचे। 3 दिन तक इंतजार राहुल गांधी का किया कि जो आप आरोप लगा रहे हैं निश्चित तौर से वो चीजें हमारे सामने रखिए, क्रॉस वेरीफाई करिए। तो न राहुल गांधी गए, न राहुल गांधी की टीम गई। कि लोकतंत्र में आरोप लगते हैं, लग रहे हैं और लगते रहेंगे, लेकिन इसका निर्णय देश की जनता चुनाव के समय करती है। ठीक है, आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा, संसद चलेगी नहीं चलेगी, स्थगित होगी, लेकिन जब वोटर का डिसीजन लेने का काम आता है, जब वोटिंग होती है तब, और वोट के माध्यम से वो बताता है कि कौन सच था कौन झूठ था। महाराष्ट्र में आप कहते हैं कि सब वोट बढ़ा दिया, बिहार में कह रहे हैं वोट काट दिया। कैसे बात मानी जाएगी? क्या चुनाव आयोग कुछ करे नहीं? और ये एक प्रक्रिया है, सारे लोग जानते हैं, सब चुनाव से संबंधित हैं। ये वोट वेरिफिकेशन हो रहा है, लेकिन वोट वेरिफिकेशन से हर चुनाव में ये तो ये है कि दस्तावेज आप दिखाएंगे, लेकिन वैसे भी जब वोट कटेगा और बढ़ेगा, जैसे जैसे चुनाव की प्रक्रिया होती है, तो 2 महीने 3 महीने पहले प्रक्रिया शुरू हो जाती है और उसमें बाकायदा समय दिया जाता है। अब जैसे 25 जून से 26 जुलाई तक वेरिफिकेशन हो गया, अब एक लिस्ट जारी हो गई। अब लिस्ट जारी हो जाने के बाद जिसको ऑब्जेक्शन है वो जाकर के उसके लिए समय दिया गया है कि किसी का नाम कट गया है तो वो हमें बताए कि साहब हमारे पास ये आईडी है, वोट आपने काट दिया है, या ये फर्जी वोट है, इसको जोड़ दिया है, इसकी आईडी नहीं है। वो दूसरे पार्टी का कार्यकर्ता वहां बताएगा, जो बूथ का अध्यक्ष होगा। ये सब लेकिन आपको नहीं लगता एक यहां पर टाइमिंग को लेकर सवाल है? एसआईआर को लेकर कोई भी राजनीतिक पार्टी विरोध नहीं कर रही है, वो कह रही है कि टाइमिंग सही नहीं है। नहीं, देखिए 2003 में जब वोट वेरिफिकेशन हुआ
तो कोई भी प्रवक्ता मुझे बता दे कितने महीने पहले शुरू हुआ था, बताए ना। 4 महीने पहले प्रक्रिया शुरू होती है और 4 महीने पहले इसमें भी प्रक्रिया शुरू हुई है। नवंबर में बिहार के चुनाव होंगे और चुनाव आयोग उस प्रक्रिया के तहत अपना काम पूरा नहीं कर पाता तो चुनाव नहीं होगा। 15 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए चुनाव बढ़ेगा। लेकिन अभी तक ऐसा कभी हुआ नहीं कि चुनाव आयोग ने उस चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने से पहले अपना काम पूरा नहीं किया हो। और ये मुझे विश्वास होगा। अभी तक 2003 का उठा के देखिए, 2003 का तो हम लोगों को याद है अच्छे से। चुनाव से बहुत पहले ही प्रक्रिया खत्म कर दी थी चुनाव आयोग ने। आप देखिए 25 जून से आज तो जो लिस्ट है वो जारी हुई है। एक रिएक्शन प्रोफेसर विनीत सिंह जी से ले लेते हैं, प्रवक्ता है एलजीपी के। उसके बाद खेमचंद जी आपके पास आऊंगा। विनीत जी, आपका एक रिएक्शन। आशीष जी, पहले तो आप सभी को गुड आफ्टरनून, नमस्कार। नमस्कार। देखिए, कांग्रेस के नेता और प्रवक्ता ना बोर करने लगे हैं अब। ये बिल्कुल रेटोरिक्स बोलते हैं जिससे कोई मतलब नहीं बनता है। यही चीजें तेलंगाना के चुनाव के पहले हुआ था। 29 लाख वोट कटे थे, उस समय कुछ नहीं हुआ। अभी जो है, और ये बताइए आशीष जी, क्या कोई भी बिल्कुल कंफर्म होके बता सकता है किस पार्टी का वोट कटा है? हमारा भी कट सकता है इसमें। आखिर ये लोग हाय तौबा क्यों मचाते हैं? मेरा अपना मानना है, विपक्ष जो है, चाहे ऑपरेशन सिंदूर का डिस्कशन हो, वक्फ बोर्ड का डिस्कशन हो, चाहे इसका डिस्कशन हो, इनका काम है वितंडा फैलाना। इनको सोल्यूशन से मतलब नहीं है। देखिए, गोल पोस्ट कैसे शिफ्ट करते हैं। पहले उन्होंने कहा है कि नहीं नहीं नहीं, इतने समय में पूरा नहीं हो पाएगा। फिर कहने लगे कि एसआईआर का विरोध नहीं कर रहे हैं, टाइमिंग का विरोध कर रहे थे। फिर कहते हैं कि बिहार में बाढ़ आ गया, जो कि अब तक बाढ़ कहीं नहीं आया है। एक आध जगह छोड़ दिया जाए आरा के बॉर्डर पे, इसके अलावा बाढ़ कहीं नहीं आया है। इससे पहले इलेक्शन कमीशन ने हर काम कर लिया है। जब काम हो रहा था तब सारे पार्टियों को बुलाया गया, वहां पे इनका मुंह नहीं खुला। आज फिर 4:30 बजे की मीटिंग है। अगर आपको दिक्कत है, जाके वहां बोलिए वहां पे। अच्छा, डॉक्टर विनीत सिंह जी, अभी जब आपने अपनी बात शुरू की तो आपने कहा कि कांग्रेस की जो आवाज है वो आपको पसंद नहीं है क्योंकि वो इसी तरह की बातें करते हैं। अब जरा ये बताइए, प्रशांत किशोर की जो आवाज है वो आप लोग को भा रही है क्या? आशीष जी, मुझे लगता है कि आपने इनडायरेक्टली कुछ और बात कहना चाहते हैं, मैं उसको बता देता हूं। देखिए, प्रशांत किशोर एक ऑल्टरनेटिव व्यवस्था लाने की बात करते हैं, वैकल्पिक व्यवस्था लाने की बात करते हैं। बिहार में पढ़े लिखे लोग हैं। तो हमारा मानना है, हमारे नेता का मानना है, मोर द मेरियर। जितना हमारे पास विकल्प होगा, जनता को चुनाव करने में उतनी आसानी होगी। इसके लिए जो जनता के पास होना चाहिए, नेताजी के पास होना चाहिए? नहीं, जनता के पास। लोकतंत्र में अगर पॉलिटिकल पार्टीज हैं तो जितना ज्यादा विकल्प होगा जनता को चुनने में, उतना बेहतर होता है। ठीक है, चलिए खेमचंद शर्मा जी भी हमारी दो सहयोगी, जी बिल्कुल, खेमचंद जी के पास जाएंगे। खेमचंद जी, जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं, ये आरोप लगाया गया, और देखिए राहुल गांधी ने बहुत बड़ी बात की, इससे पहले भी उन्होंने की, अब तो संसद में बोल रहे हैं। अभी हम कह रहे हैं कि अगर एटम बम है तो उसको यहाँ पर आप दिखा दीजिए, बता दीजिए, कोई भी सबूत है, लेकिन वो दिखा नहीं रहे हैं। लेकिन आरोप तो लग रहे हैं कि एक टाइमिंग को लेकर के और साथ ही साथ वो डॉक्यूमेंटेशन को लेकर के जो 11 रखे गए थे जिसमें आधार ये सबको नहीं रखा गया था, इन सबको लेकर के विपक्ष देखिए हमलावर है अभी भी। नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम। देखिए, राहुल जी आरोप लगा के भागने का काम करते हैं। बार बार आरोप लगाते हैं, भाग जाते हैं, आरोप लगाते हैं, भाग जाते हैं। वो किसी भी मुद्दे पे डट के भाई उसका सामना नहीं करना चाहते, क्योंकि उनके पास कोई सबूत नहीं है और ना ही उनके पास कोई डेप्थ है। वो जानते हैं कि हल्ला मचाओ और कुछ अटेंशन पाओ, हल्ला मचाओ, अटेंशन पाओ, वही उनकी नीति है। क्योंकि उनको पता है जब डिटेल में चर्चा परिचर्चा होगी, चाहे ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा परिचर्चा होगी, तो एक्सपोज हो गई, पूरी कांग्रेस एक्सपोज हो गई, राहुल गांधी एक्सपोज हो गए। वैसे ही एसआईआर के मुद्दे पे ना तो चुनाव आयोग के सामने जाना चाहते, आपको बिल्कुल नहीं लग रहा है कि कोई डर कि अगर मान लीजिए कोई सबूत हो तो अगर वो सबके सामने आ जाए तो दिक्कत हो जाएगी? ऐसा नहीं लग रहा है आपको? लग रहा है कि वो बस बातें ही थी या जुमले थे? नहीं, हम क्यों डरेंगे? अभी कोर्ट ने भी उनको बोला है कि आप कुछ लोगों को लेके आइए, लाके दिखाएं, बताएं कि वे उनकी गलत तरीके से वोट काटे गए, इंटेंशनली वोट काटे गई हैं। और अभी चुनाव आयोग ने ड्राफ्ट जारी किया है। ड्राफ्ट के बाद 1 महीने का समय, ऐसा नहीं 1-2 दिन का समय दिया, 1-2 घंटे का समय दिया है, 1 महीने का समय है। और सभी पार्टियों के कार्यकर्ता, प्रॉब्लम ये कि इनके पास कार्यकर्ता ही नहीं है बिहार में। सिर्फ और सिर्फ खेमचंद शर्मा जी, सुनील कौशिक जी, जहां से मैं देख पा रही हूँ ये क्राइसिस जो है वो बहुत बड़ी है। किसी एक विपक्ष के नेता का ये कह देना, क्योंकि जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं, डेमोक्रेसी की बात करते हैं, तो उसमें सबसे ऊपर है कि वोट करने की आपके पास ताकत है, आप इस देश के नागरिक हैं। एक डिस्ट्रस्ट जो है वो क्रिएट करना चाह रहा है सर
बिहार के वोटर्स के साथ, महाराष्ट्र के वोटर्स के साथ, ये देखिए आप वोट तो कर रहे हैं लेकिन यहाँ पर इलेक्शन कमीशन जो है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। सर, ये जो डिस्ट्रस्ट क्रिएट हो रहा है, ये ट्रस्ट कैसे डेवलप करे इलेक्शन कमीशन? क्योंकि अभी बिहार के वोटर्स तो शायद यही सोच रहे होंगे कि वोटर लिस्ट जो क्रिएट की जा रही है वो गलत तरीके से की जा रही है और विपक्ष बार बार ये राग लाप रहा है। नहीं, पलक ऐसा कोई नहीं है, क्योंकि जो बिहार के वोटर है वो बहुत ज्यादा पॉलिटिकली जागृत है। सर, मेरा सुनील कौशिक जी से सवाल है ये। सुनील कौशिक जी, पलक देश सब समझता है, और जो राहुल गांधी ने कहा कि हमने 6 महीने तक जो जांच कराई बहुत निचले स्तर तक जाकर के, तो एसआईआर मुद्दे पर जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई वर्तमान में चल रही थी तो वह एटम बम फोड़ देते सुप्रीम कोर्ट में आके। वहां सुप्रीम कोर्ट में आके एटम बम नहीं फोड़ा। जब लगातार सुनवाई जारी है और आपके पास कोई चुनाव आयोग के खिलाफ कुछ ऐसे सबूत हैं जहां जो आज आपने कहे और 6 महीने की चर्चा की कि 6 महीने से हमने तैयारी की, वहां पे माइक्रो लेवल पर जाकर के समीक्षा की, तो वो सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं रखा गया? वो माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष रखते थे। लेकिन मेरा सवाल सर आपसे ये डॉक्टर सुनील कौशिक जी कि क्या परसेप्शन विपक्ष क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, चाहे महाराष्ट्र के इलेक्शन हो, चाहे अभी के इलेक्शन हो या फिर लोकसभा इलेक्शन हो? मैं पलक वही कह रहा हूं कि जब आप इस तरीके की धारणा वोटरों के बीच पैदा करने का प्रयास करते हैं तो वोटर ये सब समझता है कि जहां चीजें आपको कहनी चाहिए और जहां क्लैरिफिकेशन मांगा जा रहा है, जहां आपके जो आरोप है उनको खुला चैलेंज के लिए आपको बुलाया जा रहा है, आप वहां कुछ नहीं कह पा रहे और केवल मीडिया में आके भ्रम पैदा करने का ये पब्लिक है, सब जानती है। लेकिन जितेंद्र यादव जी, नेता कांग्रेस पार्टी के, वो बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे थे, एक रिएक्शन उनसे ले लेते हैं। जी जितेंद्र जी, आप कुछ कह रहे थे। जी बिहार के अंदर जो चुनाव आयोग के आंकड़े आए हैं उस आंकड़ों में उन्होंने 22 लाख लोगों को इतनी जल्दी पढ़ भी लिए, देख लिए जो आंकड़े इनफैक्ट, अरे वो प्रेस रिलीज की तो बात नहीं कर रहे हैं, 4 दिन पहले जो आई है ड्राफ्ट तो अभी सुबह दिया गया था आपको। एक पब्लिक डोमेन में जो फिगर आ रहा है, अरे वो प्रेस रिलीज की बात है, वो 4 दिन पहले। मैं वही कहूं कि अभी मेरे पास नहीं आया, आपके पास तो पहले आया होगा, लेकिन इतनी जल्दी पढ़ लिया आपने? नहीं, हमने जो देखा है उसके बिहाफ पे मैं कह रहा हूं कि जो भी लगभग 22 लाख लोग मृत पाए जा रहे हैं, 36 लाख लोग जो है बिहार से बाहर हैं और लगभग 7 लाख लोग जो है 2 जगहों पे नाम है, लगभग 65 लाख लोगों की या 90 लाख लोगों की नाम कटने की बातें आ रही है, जो पब्लिक डोमेन में बातें आ रही है। जी अब हम सिर्फ इस बात को फोकस करना चाह रहे हैं कि चुनाव आयोग ने एसआईआर के माध्यम से स्पेशल रिवीजन किया है, तो उसमें उन्होंने बताया कि लगभग इतने लाख लोगों के नाम कटने वाला है। तो मैं सिर्फ हम लोग चुनाव आयोग से यह पूछना चाहते हैं, क्या इस 6 महीने के अंदर चुनाव आयोग के माध्यम से ऐसा कोई आंकड़ा आया है या परसेप्शन आया है कि कितने लोगों का नाम 6 महीने के अंदर इस एसआईआर के अंदर जुड़ा है? आप यह कोई बता सकता है? आप लोग सुप्रीम कोर्ट गए हुए थे, उसी में आपको प्रेयर में एक लाइन और ऐड करनी थी कि चुनाव आयोग से यह भी पूछ लिया जाए। क्यों नहीं पूछे आप लोग चुनाव आयोग से? लेटर लिख के पूछ लीजिए। ये बातें चुनाव आयोग बताएगा इस देश अरे को, दिल्ली में ही है, लेटर लिख के पूछ लीजिए। निश्चित तौर पे हम तो पूछेंगे ना। तो अब यहाँ बात प्रश्न यह उठता है कि इनको सरकार बनाने के लिए उन तमाम संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है, तो अपने अकॉर्डिंग ये महाराष्ट्र में वोट बढ़ा देते हैं, हरियाणा के अंदर वोट बढ़ा देते हैं, और बिहार में जब देख रहे हैं इनकी हालत तो पतली जितेंद्र है, जी, जब इस तरह की स्थिति आप देख रहे हैं और हरियाणा की हार इसी वजह से भी मान रहे हैं, महाराष्ट्र में भी हार इसी वजह से मान रहे हैं। 1 मिनट सर, एक सवाल आप ही के आंसर से जुड़ा हुआ ये सवाल, तो फिर इंतजार क्यों? जब हमारे सहयोगी आशीष कह रहे हैं एक आप लेटर लिख लेते हैं, आप बोले जब लिखेंगे फिर बम कब फोड़ेंगे? हम फोड़ेंगे। क्यों फिर इतना इंतजार? चुनाव हारने का इंतजार कर रहे हैं क्या कि चुनाव के हार का ठीकरा जो एक बार फिर से चुनाव आयोग पर फोड़ दिया जाए? जो भी संवैधानिक संस्थान जो पिछले दरवाजे से सत्तारूढ़ पार्टी का मदद कर रहा है, इस देश की जनता देख रही है और समझ रही है। कौन से संवैधानिक संस्थान है जितेंद्र यादव जी? इंतजार करने की हमारे मुल्क में कई सारे संवैधानिक संस्थान है, किस किस की बात कर रहे हैं? जरा फेहरिस्त बताइए, नाम बताइए। तमाम वो संवैधानिक संस्थाएं जिन्होंने प्रजातंत्र और लोकतंत्र के खिलाफ काम किया है, निश्चित तौर पे वो लोकतंत्र के खिलाफ जिन्होंने काम किया है, वो तमाम संस्थानें वो नापी जाएगी, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। अच्छा जितेंद्र जी, एक चीज का जवाब दे दीजिए। खेमचंद जी बोल रहे हैं कि राहुल गांधी तो आते हैं, बयान देते चले जाते हैं, क्या धप्पा बोल के सिर्फ चले जाते हैं? निश्चित तौर पे राहुल गांधी जी ने आज तक यह देश साक्षी है,
राहुल जी ने जब जब इस देश को सचेत किया है और वो घटनाएं निश्चित तौर पे हुई। राहुल गांधी ने जो कहा कोविड के टाइम में कहा, राहुल गांधी ने नोटबंदी के समय कहा, राहुल गांधी जी ने तो यही तो सर हमारा सवाल है कि कहने में क्या देरी कर जाते हैं, कहने में देरी कर जाते हैं। महाराष्ट्र की बात उठाई, वो भी बहुत देर से उठाई। चुनाव आयोग कह रहा है बार बार कि हमने तो बुलाया, बताया कि कहाँ गलती हुई। भाई बताइए आप हमें। राहुल गांधी जी का वो हर वक्तव्य इस देश के लिए है, इस देश के 140 लेकिन एक बात बताइए ना जितेंद्र जी कि देश को आगाह करके राहुल गांधी विदेश क्यों चले जाते हैं? स्वाभाविक है, अगर उनके कोई पर्सनल इश्यूज है, पर्सनल काम है। ठीक है, देश के कई ठीक है, समय की कमी है, समय की कमी है, सबके पास भी आना होगा। विनीत जी एक रिएक्शन आपसे, उसके बाद खेमचंद जी आपके पास आऊंगा। आशीष भाई ना अभी किरण जी कह रही थी कि धप्पा मार के भाग जाते हैं, वो धप्पा अपने आप को मार देते हैं और सेल्फ गोल कर लेते हैं। ये लोग कांग्रेस वाले रोंदू बच्चा है, कुछ भी कहिएगा रोते ही रहते हैं। भैया सुप्रीम कोर्ट में आपने डाल के रखा है, उसका इंतजार कीजिए आप ना। और आपको इलेक्शन कमीशन पे भरोसा अगर नहीं है तो भैया तेलंगाना, कर्नाटका और एक जगह हिमाचल में है, इसको छोड़ दीजिए आप। राहुल गांधी को बोलिए कि सांसद से रिजाइन कर दें, तब तो समझे हम। तो अब दोनों ओर से, और शांति आशीष भाई सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, एक तरफ ये विरोध कर रहे हैं, दूसरी तरफ 10,000 अपना बीएलए लगा के रखे हैं। मतलब दोनों ओर से खेल रहे हैं। इनको मालूम है कि हम जो काम कर रहे हैं वो जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं, पर साथ में अपने एजेंट को भी लगा के रखें। ये अरे तो नहीं 10,000 लगाए, आरजेडी तो शायद 48,000 लगाई है बीएलए। बिल्कुल सही कहा आपने। बिल्कुल, तो ये हर तरह के दोनों तरफ से खेलने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल। जो कि होगा नहीं। खेमचंद जी से और विनीत जी, आप दोनों से इस बात को तो लेकर के थोड़ी सी एक नाराजगी है। राहुल गांधी को आप लोग सीरियस नहीं लेते, उनकी बात को। खेमचंद जी बिल्कुल नहीं ले रहे हैं आप यहाँ पर। सीरियस लीजिए, बातों को समझिए। अगर उन्होंने कोई खुलासा कर दिया तो दिक्कत हो जाएगी। किरण जी वो बम फोड़ते रहते हैं और खुद ही पे उनका बम फूट जाता है। हम नहीं, देश उनको सीरियसली नहीं ले रहा है क्योंकि वो सीरियस बात नहीं करते। वो एलओपी हैं, वो अपनी पोजीशन को नहीं समझते, अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझते, अपने कद को नहीं समझते। वो उतनी हल्की बातें कर रहे हैं। जब एलओपी बात करता है तो सबूत के साथ करते हैं, डिटेल के साथ करते हैं और उस पर अड़िग रहते हैं। ऐसा नहीं कि आरोप लगाया भाग गए, आरोप लगाया भाग गए। अगर आपके पास कुछ सबूत हैं तो महाराष्ट्र के मुद्दे पे आपको डिटेल में जाना चाहिए, उसको परस्यू करना चाहिए, कोर्ट में जाना चाहिए, दिखाना चाहिए, पीसी करनी चाहिए, हर दिन पीसी करनी चाहिए, बताना चाहिए। लेकिन है नहीं कुछ। दिल्ली में भी अब ये क्या चाहते हैं कि जो संवैधानिक एजेंसियां अपना काम करें, वो भी काम कांग्रेस के अनुसार करें, वो भी राहुल गांधी से पूछ के करें कहाँ पे वोट ऐड करनी है, कहाँ पे वोट हटानी है, कहाँ पे बांग्लादेशियों को वोट करना अलाउ करना है, कहाँ बांग्लादेशियों को वोट करना अलाउ नहीं करना। ऐसे नहीं चलता, संवैधानिक चलता है। इसी चीज पे हम चाहेंगे कि जितेंद्र जी अपना पॉइंट रखें, क्योंकि देखिए खेमचंद जी बोल रहे हैं सिर्फ बोले नहीं, करके भी दिखाए तो सीरियसली लिया जाए। फिर जितेंद्र जी आपने सुना खेमचंद जी। निश्चित तौर पे मैं अपने साथी को यह बताना चाहता हूं कि मैंने उन तमाम संवैधानिक संस्थानों पर प्रश्न चिन्ह लगाया। इसका कारण यह है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जितने लोग विपक्ष से गए हैं, प्रश्न चिन्ह लगाना महज काम नहीं है ना सर, सबूत भी तो दिखाएंगे। जिस सबूत का जिक्र बार बार किया जाता है दिखाया नहीं जाता है, सवाल तो वहां पर है। तो उनकी कार्यशैली कटघरे में तो है ना। इसीलिए तो जो सत्ता पक्ष से जो विपक्ष से जो सत्ता पक्ष में जितने सारे नेताएं गए हैं, सब तो वॉशिंग मशीन में धुले हुए हैं। और ईडी हो, सीबीआई हो, जितने तरह के सरकारी संस्थान वो किसके यहाँ छापे पड़ रहे हैं, आंकड़े आप देख लीजिए। जो विपक्ष के नेता हैं उनके यहाँ छापे पड़ते हैं, जो सत्ता पक्ष के लोग हैं इधर से भ्रष्टाचार करके अगर गए हैं उधर मलाई मार रहे हैं, तो निश्चित तौर पे उन संस्थानों पे तो सवाल उठेगा। मतलब इधर से मलाई मार के जा रहे हैं, मतलब आप ये मानते हैं कि विपक्ष के लोग इस तरह का काम करते हैं, मलाई खाने वाला? जिन लोगों ने भ्रष्टाचार, अभी तो आपने कहा कि इधर से मलाई खा के उधर चले जाते हैं। मेरी बात सुन लीजिए, जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया, निश्चित तौर पे देश की जनता और कांग्रेस पार्टी, मतलब आप ये कह रहे हैं कि विपक्ष के लोग भ्रष्टाचार में शामिल थे? जितेंद्र यादव जी, मुझे लगता है कि शब्दों का चयन थोड़ा सा देख लीजिए प्लीज। आप ये कह रहे हैं कि इधर से यानी विपक्ष से सत्ता पक्ष में जाते हैं वो भ्रष्टाचारी होते हैं, मतलब मुझे लगता है एक बार देख लीजिए सर, नेशनल टेलीविजन पे आप बोल रहे हैं, क्योंकि आप मेहमान, इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं। मेरे कहने का मतलब है कि जो भ्रष्टाचारी थे वो भ्रष्टाचारी अगर भारतीय जनता पार्टी में गए तो पाक साफ कैसे हो गए? मतलब वो भ्रष्टाचारी विपक्ष के थे? जी नहीं, विपक्ष के नहीं थे। पर्टिकुलर होकर वो किसी भ्रष्टाचार में लिप्त थे
तो वो कैसे वहां जाके पाक साफ हो गए? जी ठीक है, एक आखिरी रिएक्शन खेमचंद जी से। किरण प्लीज आप बिल्कुल कुछ कहना खेमचंद जी इसी पे जवाब दीजिए। मतलब वॉशिंग मशीन कहा जाता है कि वहां से आते हैं कुछ भी करके, आप भ्रष्टाचारी कहते हैं। मैं थोड़ा जितेंद्र जी की बात को क्लियर कर दूं, समझने में गलती ना करें कि भ्रष्टाचारी आप आरोप लगाते हैं, लेकिन आपकी पार्टी में शामिल हो जाए तो वो क्लीन चिट उनको मिल जाती है, ऐसा क्यों हो जाता है? देखिए, हमारी पार्टी में शामिल होने के बावजूद किसी के ऊपर जांच रुकती नहीं है, कानून अपना काम कर रहा है। लेकिन ये मान लिया इन्होंने कि इनकी पार्टी में, इनकी सरकार में, यूपीए में लोग भ्रष्टाचार करते थे। अच्छी बात है, अपने रिकॉर्ड माना है, टीवी पे माना है, सच्चाई को स्वीकार किया है, अच्छी बात है। और ये वेल स्टेब्लिश भी है। बहुत सारे केसों में आपके नेताओं को सजा मिली है, बहुत सारे केस चल रहे हैं। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष, आपके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, बहुत सारे ऐसे फाइनेंशियल मैटर्स हैं जिसमें इन्वॉल्व हैं। और राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, श्रीमती सोनिया गांधी जी, तीनों के तीनों पेरोल पे हैं। ये अपने आप में दिखाता है जिसके तीनों बड़े नेता फाइनेंशियल फ्रॉड में पेरोल पे हों, उस पार्टी का क्या हाल होगा? नहीं, पेरोल पे नहीं है, जमानत है, पेरोल नहीं है, जमानत पर। हाँ, जमानत नहीं, दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर है दोनों में अंतर। आई एग्री टू करेक्ट। हाँ, जमानत पे है, लेकिन जमानत में जिसका तो निर्दोष नहीं है, निर्दोष नहीं है, तो ये बहुत बड़ा सवाल उनके ऊपर है, एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उनके ऊपर है। वो दूसरों का प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं, लेकिन एक बड़ा प्रश्न चिन्ह उनके ऊपर लोगों ने खड़ा किया हुआ है। जाहिर तौर पर बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब विपक्ष चुनाव आयोग से चाहता है। सरकार ये कह रही है कि एसआईआर जो कराया जा रहा है चुनाव आयोग की तरफ से, वो कानून के मुताबिक कराया जा रहा है, जो संविधान में चुनाव आयोग को शक्तियां दी गई हैं। बहरहाल इसी ने अपना ड्राफ्ट जारी कर दिया है। देखना होगा ड्राफ्ट जारी होने के बाद जब सभी राजनीतिक पार्टियां इसको मंथन करती हैं, समझती हैं, तो क्या कुछ निकल कर आता है। बहुत शुक्रिया आप सभी 4 खास मेहमान का, जितेंद्र जी, सुनील जी, विनीत जी और खेमचंद शर्मा जी। हमारे साथ 4 खास मेहमान थे जिन्होंने अपनी बातों को रखा।